हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो बच्चे समझते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या। अच्छा, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मैं कह सकता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि अगर मान लो कोई सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैंने लेट से मान ली कोई सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मैंने मान लिया कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हुई, तो ये हो गया इसका फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस in an electric field is called electric field। ये तो एक नंबर है बेसिकली। तो देख लेते हैं बेटा डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस in electric field is known as electric flux। जैसे मैं बात करूं बेटा, यहां से कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही, बच्चे बोलेंगे 4, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब मैं एक छोटा सा एरिया अगर यहां बना दूं, ये इससे कितनी पास हो रही, बच्चे कहेंगे 2, तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो जाएगा 2। तो इससे जो फील्ड लाइंस पास हो रही वो 2 है और इससे फील्ड लाइंस पास हो रही वो कितनी है, 4, तो इधर फ्लक्स हो गया 4। ठीक है, अब एक चीज बेटा इसमें ध्यान देना कि इधर 2 है और इधर 4 है, क्योंकि किस पर डिपेंड करी, सर इसका एरिया ज्यादा था इसका एरिया कम था, तो इसलिए यहां से कम फील्ड ऑफ लाइंस पास हुई। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक चीज पर और डिपेंड करेगा, डिनोटेड बाई फाई। इसे डिनोट किससे करते हैं बेटा, फाई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई फाई ई एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी और इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। तो अगर अपन लोग फाई ई की बात करेंगे तो फाई ई डिपेंड करेगा किस पर, एरिया के ऊपर। तो फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जिसका बेटा एरिया ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा होगा। मैंने मान लिया ये एक इक्वेशन ए हो गई, यानी फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा। सेकेंड अगर अपन लोग बात करें तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैंने कहा मैं एरिया उतना ही रख रहा हूं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म करे दे रहा हूं, तो मैंने एरिया वही रखा, ये रहा, मैंने एरिया वही रखा बेटा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मैंने कैसे कर दी वाला, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई, ऐसे एरिया में चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मैंने नॉन यूनिफॉर्म कर दी। तो ये एरिया इतना रहा, इतना ही एरिया मैंने बेटा इधर बना दिया। तो अब देखो इस एरिया से 3 पास हो रही, इससे कितनी पास हो रही, 1, तो यहां का तो फ्लक्स हो गया 1 और इधर हो गया बेटा 3। किस पर डिपेंड किया, एरिया वही रखा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉन यूनिफॉर्म थी। इधर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होती है उधर तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन दूर दूर होती है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। भाई जहां पास है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां दूर दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम, और जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वहीं पर तो फ्लक्स भी तो ज्यादा है। तो ये इस पर भी डिपेंड कर गया। तीसरी चीज अगर मैं देखूं बेटा ध्यान देना,
मान लो मैंने कोई एरिया ऐसे बनाया, मान लो मैंने एक एरिया ऐसे ले लिया, ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर ओ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर है ऐसे, और एरिया अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर की भी तो यही डायरेक्शन हो गई, ये हो गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। भाई एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा? एरिया वेक्टर होता है जो सरफेस एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर जो है वो एरिया वेक्टर है। तो यहां पर ये एरिया वेक्टर हो गया। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे कर दूंगा तब ये वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा, और अगर मैं सरफेस को ऐसे कर दूंगा तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर है। अब मान लो मैं इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं ऐसे, अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा तो होगा क्या? एरिया वेक्टर तो ऐसे चला गया, और एरिया वेक्टर अगर इधर की तरफ हो गया ऐसे टिल्ट किया, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इनके बीच का एंगल लेट से थीटा है, इनके बीच का बेटा एंगल कितना? थीटा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक चीज ध्यान देना, अगर यहां पर एरिया को मैं टिल्ट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी नहीं पास होंगी जितनी हो रही थी, भाई थोड़ी सी कम हुई, 3 पास हुई, चौथी यहीं से निकल गई। इसका मतलब ये थीटा के ऊपर भी डिपेंड करा। जैसे मैंने थीटा बढ़ाया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री था तब ज्यादा पास हो रही थी, मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो कम पास हो रही है, यानी फ्लक्स कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी किस पर डिपेंड करेगा? थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा, और थीटा के ऊपर नहीं, मैं तो सीधे बोल रहा हूं कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं थीटा बेटा बढ़ाऊंगा तो कॉस थीटा की तो वैल्यू कम होगी, थीटा अगर इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और कॉस थीटा अगर डिक्रीज है, फ्लक्स भी तो यहां कम हो रहा है, यानी फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। मतलब यही बात है कि ये जो एरिया वेक्टर उसी का मैं ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं। तो यानी कि ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस पर करेगा बेटा? वो डिपेंड करेगा कॉस थीटा पर। थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर अपन लोग कंबाइन कर देंगे तब क्या आएगा? ध्यान देना। सो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, we get phi e is directly proportional to the EA cos theta, यानी फाई ई एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, टाइम कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू 1 थी तो ये बन गया EA cos थीटा। बच्चे बोले सर इस EA cos थीटा को मैं तो एक तरीके से और लिख सकता हूं, और वो तरीका क्या होना चाहिए बेटा? फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर। तो E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट ये शो करता है कि हमेशा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तब डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब दोनों एक ही डायरेक्शन होंगे। एक ही डायरेक्शन होने का मतलब क्या? सरफेस कैसी होनी चाहिए? फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मुझे तो एरिया का वही कंपोनेंट लेना है जो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात क्लियर होगी। मतलब अगर मैं ये मान लूं कि अगर ये सरफेस जो है वो ऐसे है, ये इसका एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर इधर की तरफ है तो एंगल मुझे थीटा ये बना रहा है, तो एरिया के दो कंपोनेंट होंगे एरिया वेक्टर के, एक तो इस डायरेक्शन होगा A cos थीटा, और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, दैट इज E sin थीटा। अपने को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे E और E sin थीटा का, A sin थीटा का, वो तो 0 हो जाए, क्योंकि वेक्टर कैसे है? परपेंडिकुलर। तो अपने को मतलब बेटा किससे? A cos थीटा से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में बच्चे के आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर में है क्या।
अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये तो मैं यूनिफॉर्मली सारी बातें कर रहा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है, और ये रहा एरिया, ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या किया जाए सर, फ्लक्स कितना पास होगा, तो मान लो ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, इनके बीच का एंगल है थीटा लेट से, तब एक स्मॉल एरिया बना लोगे ये डी ए, और फ्लक्स तब आ जाएगा अपने पास में फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन का बेटा तब यूज करेंगे, छोटे छोटे एरिया को बनाएंगे, उनसे पास होने वाला फ्लक्स अपन लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे। इतनी सी बात मेरे ख्याल से बच्चे के दिमाग में बैठ गई होगी कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। चलो अब समझते हैं अपन लोग, अब फ्लक्स निकाल करके देखेंगे अलग, ठीक है, कि फ्लक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, समझो भाई, ध्यान देते हैं। मान लो कि कोई सर्कुलर डिस्क है ऐसे, और उससे मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, पास होने वाला। लेट से मैंने मान ली कोई सर्कुलर डिस्क है, इधर क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर कोई चार्ज है बालक, ये कोई चार्ज है, और ये रही सर्कुलर डिस्क, ये रही सर्कुलर डिस्क। इस सर्कुलर डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स मुझे फाइंड आउट करना है। सर्कुलर डिस्क की रेडियस लेट से कैपिटल आर है, लेट से रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज कैपिटल आर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड चार्ज इज एक्स। इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना। अब ध्यान देना बेटा, ये जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पर इधर होगा, इस पर इधर होगा, इस पर इधर होगा। हर बार में डायरेक्शन भी चेंज हो रही और डिस्टेंस भी चेंज होती चली जा रही, दोनों ही चीजें चेंज हो रही। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे देखो, अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसकी वजह से निकलेंगी, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे अगर इधर की तरफ देखूंगा तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, और डिस्टेंस भी बेटा चेंज हो रही है, ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस कम। तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या होता था, 1/4πε0 Q/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो डिस्टेंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है स्ट्रेंथ की, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है तो मैंने क्या बताया बेटा, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो कर लेते हैं, ध्यान दो। तो हर जगह अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हर जगह से अलग अलग तो फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इधर एक एलिमेंटल, यहां पर मैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप बना दे रहा हूं इस तरीके से, ऐसे। ऐसे मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप बना दी, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस स्ट्रिप की अगर बात करोगे तो इसका एरिया वेक्टर तो बेटा इधर होगा, ये रहा एरिया वेक्टर ए। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा है। अरे भाई, ये रही सर्कुलर डिस्क, ये रही स्ट्रिप, डिस्क का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना हो चुका है बेटा, थीटा। तो इनके बीच का एंगल है थीटा। अब ध्यान देना बालक, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये वाला भी तो एंगल थीटा होना चाहिए, ये एंगल हो गया थीटा। मैंने ये जो बनाई हुई है ये एलिमेंटल स्ट्रिप, इसकी मैंने मान ली सेंटर से जो डिस्टेंस है, लेट से सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज आर, स्मॉल आर, और थिकनेस इसकी मैंने ले ली बेटा डी आर। तो एक बच्चे से मैं पूछूंगा बेटा इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो बच्चा कहेगा सर इसका तो एरिया होगा बेटा डी ए वेक्टर, और डी ए का वो एरिया होगा बेटा डी ए, और डी ए की वैल्यू कितनी होगी 2πr dr। डी ए की वैल्यू तो आ गई 2πr dr। तो एरिया आ गया डी ए इक्वल टू 2πr dr। मैं न्यूमेरिकल लिख दूं पहले, फाइंड flux passing through
passing through the disk. Find flux passing through the disk. डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डीए की वैल्यू क्या आ गई बालक, डीए की वैल्यू आ गई 2 पाई आर डी आर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है। तो इससे पास होने वाले छुटको सा फ्लक्स होगा और वो फ्लक्स कितना होगा, चिन्ना सा फ्लक्स होगा मेरे बच्चे, वो होगा डी फाई और उसकी वैल्यू कितनी होगी ई डॉट डी ए। अब बच्चा कहेगा सर ई डॉट डी ए को कैसे लिखा जाए, यार ई डॉट डी ए को तो लिखेंगे ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। यह थीटा क्या था बालक, थीटा था इन दोनों के बीच का एंगल। दोबारा बनाना पड़ा इसको, थीटा जो था इन दोनों के बीच का बेटा क्या था, एंगल था। तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। तो डी फाई की जगह तो लिखेंगे बेटा पास होने वाला छोटा सा फ्लक्स डी फाई, उसकी जगह लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात परेशानी वाली बात नहीं। तो अब बात करते हैं बेटा ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना ये डिस्टेंस एक्स है, ये स्मॉल आर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहां से यहां तक अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी तो वैल्यू होगी डी फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ये वाला क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, और साथ में क्या दे रखा है बालक, साथ में तो है cos थीटा, एंड cos थीटा क्या होगा बेटा, cos थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड बेस इज व्हाट, बेस इज x अपॉन में हाइपोटेनस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो डी फाई की वैल्यू क्या आ गई, सो डी फाई इक्वल टू हो गया बेटा अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, एंड ये हो गया साथ में 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स। 2 पाई से ये कैंसिल, बचा 2, क्या बचा, तो डी फाई इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये कांस्टेंट है बाहर, क्या बचेगा आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेट कर देते हैं इसे। अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये बन गया फाई इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है बेटा काम, इसे लेट कर लो टी, इसे अगर मैंने टी लेट किया, लेट कर लिया बेटा किसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया मैंने टी। अगर ये टी है तो ध्यान देना डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू द टी, तो बनेगा 2r dr ओवर dt। x तो कांस्टेंट ले रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी 0, t का t के रेस्पेक्ट में 1, सो r dr की तो वैल्यू आ गई बेटा कितनी dt/2। तो यहाँ ये जो r dr है इसकी जगह dt/2 रखेंगे, लिख देते हैं बेटा इसकी जगह dt/2 और इसकी जगह t लिखेंगे यानी t की पावर 3/2। तो 1/2 इधर बाहर आ जाएगा, सो फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू इंटू एक्स अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट और साथ में हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -3/2 टाइम्स ऑफ डी टी। लिमिट कहां से कहां तक लगानी चाहिए आर की, भाई लिमिट आर की जो लग रही थी वो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक लग रही थी। पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, सो फाई इक्वल टू आ जाएगा क्यू एक्स अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट टी की पावर -3/2 को बच्चों को पता है कि जो आएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी -3/2 + 1 यानी -1/2 अपॉन -1/2 मींस माइनस का 2 ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन में टी की पावर 1/2 यानी अंडर रूट ऑफ टी हो गया। लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के r तक। टी की वैल्यू पुट करते हैं, फाई इक्वल टू माइनस ये 2 से कैंसिल, 2 बचा q इंटू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी किसका माइनस का 1 अपॉन में टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू तो है आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से r तक। अब ध्यान दो फाई इक्वल टू माइनस का क्यू एक्स
अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट आर की जगह 0 यानी 1/x। ना माइनस साइन अंदर जाएगा तो वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो बचेगा फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स कैंसिल 1 बचेगा, सो फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया फ्लक्स। और मेरे ख्याल से ये बात बच्चों की समझ में आ भी गई होगी, यहां तक बातें तो क्लियर है। ये फ्लक्स हो गया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब मान लो ऐसा ना हो, मैं ये मान के चलूं कि इसके बीच से कोई पोर्शन रिमूव कर दिया जाए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तब क्या करेंगे सर? तब भी तो कर लेंगे, बात तो वही करनी है, बस लिमिट ही तो चेंज करनी है। अगर मान लो ऐसे दे दिया गया, अगर मान लो इस तरीके से दिया कि इधर पर लेट से कोई रॉड दे दी, अगर मान लो चार्ज नहीं दिया, कोई एक रॉड दे दी और उस रॉड की वजह से पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो, ठीक है, तब क्या काम करा जाए सर? निकाल लेंगे बेटा कर दी। मान लो ऐसे कोई रॉड दे दी, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, लेट से देयर इज अ सेमी इनफाइनाइट रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये कोई सेमी इनफाइनाइट रॉड है, और ये हार्ड डिस्क रॉड यहां से चालू हो रही इसके सेंटर से, डिस्क की रेडियस वही है आर, मतलब डिस्क भी ऐसी है बेटा, एनुलर डिस्क है, ठीक है। डिस्क कैसी है? एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क मींस ये, सॉरी, एनुलर डिस्क मींस ये ऐसे, मतलब इतने पोर्शन में केवल मास है, बाकी में नहीं है। ऐसी एनुलर डिस्क है जिसकी इनर रेडियस है सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इधर की तरफ इंफिनिटी और इधर यहां सेंटर से स्टार्ट हो रही, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी इनर रेडियस है बेटा वो है ए, एंड आउटर रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज बी। इस डिस्क की आउटर रेडियस कितनी है? बी है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहा है, इस रॉड की वजह से इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा एनुलर डिस्क से। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क कितना होगा। ये भी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, अपन लोग इस चीज को भी बेटा कैलकुलेट कर ले जाएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? हाँ बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, पता है मेरे को कैसे कैलकुलेट करना, ध्यान देना वाला। इसमें अगर अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो पहले क्या काम करेंगे, इसकी वजह से बेटा अलग आएगा, इधर की वजह से अलग, इधर की वजह से अलग, इधर की वजह से अलग, हर जगह की वजह से तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, क्या काम किया जाए सर? एक काम करते हैं, सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से, सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लूंगा किसी पॉइंट पर, फिर से एक एलिमेंटल बना लिया पोर्शन, इतना ये एलिमेंटल पोर्शन में बना रहा ये रहा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा वो तो इधर की तरफ होगा, और एरिया वेक्टर रहा ये डी ए, इनके बीच का एंगल लेट से थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो गया, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से पूरा। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है इसमें कि फ्लक्स कितना पास होगा। यार बड़ी बात तो नहीं है, फ्लक्स तो अपन लोग निकाल ही ले जाएंगे। क्या फ्लक्स बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से, भाई सेमी इनफाइनाइट की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड आते थे, एक तो परपेंडिकुलर होता था और एक पैरेलल होता था, उनका रिजल्टेंट ये आ गया। क्या बेटा फ्लक्स इस परपेंडिकुलर की वजह से आएंगे? बच्चा बोले सर नहीं, किसकी वजह से आएंगे? पैरेलल, और पैरेलल वाला ये रहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बहुत आसान हो गया, निकाल लेते। तो पैरेलल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उस सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से कितना आता था? बच्चा बोले सर ये तो आता था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। कितना आता था? लैम्डा अपॉन में 2 लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर, ये बनता था। तो यानी इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग निकालते थे तो वो आ जाता था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। एरिया वेक्टर अगर देखेंगे तो dA और उसकी वैल्यू तो आ जाएगी बेटा 2 पाई r dr। अब क्या काम किया जाए? सर अब कुछ नहीं, फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते और इंटीग्रेशन कर देते E डॉट dA। तो E डॉट dA तो बेटा E dA cos थीटा हो जाएगा, और थीटा तो 0 यानी E dA cos 0 लिख दिया। E dA cos 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, तो फाई की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r इंटू 2 पाई r dr। 2 पाई से ये 2 पाई तो मार दिया, r से r को मैंने मार दिया, कितना बचा? लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dr। बच्चा बोले सर dr का तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, वो तो r होगा, तो लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? सर मैं a से स्टार्ट कर रहा हूं सरफेस को और b तक लेकर के जा रहा हूं, आउटर रेडियस, तो a से b। तो फ्लक्स तो आ गया बेटा लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ b माइनस a, ये फ्लक्स आ गया। मेरे ख्याल से ये भी बात बच्चों के समझ में आ गई होगी। एक और बेटा प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं फ्लक्स के ऊपर, देखते हैं, ध्यान दो। मान लो कोई ऐसा एक सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी लेंथ है n। ऐसी कोई एक हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये कोई हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी लेंथ है n लेंथ की हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस है, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है। लेट्स से दैट चार्ज इज q। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के सेंटर पर एक चार्ज है एंड लेट्स से चार्ज इज स्मॉल q, चार्ज तो स्मॉल q है। अब स्मॉल q की वजह से इसकी कर्व सरफेस से, इसकी लेटरल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। फाइंड, इसके एक्सिस पर ऐसे रखा मिड पॉइंट पे बिल्कुल, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through curved surface of cylinder। सिलेंडर की कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कैलकुलेट करना है। यार बड़ी बात तो नहीं है। क्या अपन लोग एक यहां पर एलिमेंटल रिंग बनाऊंगा मैं, ऐसे करके कर्व सरफेस बनानी, तो ये मैंने एलिमेंटल कर्व सरफेस बना ली जिसकी इधर से डिस्टेंस बेटा ले ली x, ठीक है, और इसकी विड्थ मैंने मान ली कितनी है dx। इसकी विड्थ कितनी मान ली? लेट्स से dx विड्थ है, ये है dx। इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो रहा ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसा होगा। बच्चे कहेंगे सर कैसे? ध्यान देना बेटा, ये रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा चार्ज की वजह से, और एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? ये सरफेस से परपेंडिकुलर, इधर लिखता तो ये रहता सरफेस से परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर ये हो गया।
ये रहा एरिया वेक्टर छोटा सा डी है। मैंने मान लिया एरिया वेक्टर इसके बीच का एंगल है थीटा। अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है तो मुझे बताने में कोई हैरानी नहीं होगी, इसकी रेडियस आर लेट करके सिलेंडर की, तो ये वाला भी एंगल तो थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब इससे इतनी सरफेस से पास होने पर देखो प्लान क्या है, ऐसे बहुत सारी सरफेस होंगी यहां से यहां तक, मैं एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा, ये पूरी कर्व सरफेस आ गई। तो इतनी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तो आ जाएगा अपने पास में कितना, डी फाई। मैंने मान लिया कितना हो गया डी फाई, और उसकी वैल्यू तो होगी ई डी ए कॉस थीटा। चलो लिख लेते हैं वैल्यू। सो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा कितना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू चार्ज। अब ये आर है तो ये वाली डिस्टेंस तो बेटा हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्यू चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा सर, इसका एरिया होगा, इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा सर्कुम्फरेंस यानी लेंथ 2 पाई आर इंटू dx, तो एरिया हो गया 2 पाई आर dx, dA हो गया। अब बात आ रही कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड बेस इज आर एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो डी फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में कितना बेटा, 2 पाई से तो ये 2 कैंसिल, बना कितना Q इंटू आर बेटा आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट लिमिट कहां से कहां तक सर लगानी चाहिए यार, लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, अब लिमिट इसकी तो मैं लगा नहीं सकता, लिमिट तो मैं थीटा की लगाऊंगा क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है हर बार में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो हर बार में क्या कर रहा है, एरिया वेक्टर से अलग अलग एंगल बनाएगा, थीटा चेंज होगा तो मैं थीटा की लिमिट लगाता हुआ चलूंगा। चलो करते बेटा ध्यान दो, इस इंटीग्रेशन को सर कैसे किया जाए यार, ऐसा इंटीग्रेशन भी मैं पहले करा चुका हूं। मैंने बोला था कि अगर ऊपर x ना आए तो इसे लेट t नहीं करना है, फिर क्या काम करना है सर, इसकी ज्योमेट्री लगानी थोड़ी सी ट्रायंगल की और उससे काम बना लेना। देखो कैसे ज्योमेट्री ये लगानी बेटा, अगर मैं यहां tan थीटा लिखूं तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर tan थीटा तो रिक्शे वाले को भी पता होगा, मुझे तो पता ही है, और उसकी वैल्यू तो x/r आएगी। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x/r, ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर ऑन बेस। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बालक, वो तो आ जाएगी r tan थीटा, ये x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई r tan थीटा। मैं तो चाहता हूं कि इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, तो इस टर्म को अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा यानी dx ओवर d थीटा दैट इज इक्वल टू r tan थीटा का बेटा क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो dx की तो वैल्यू मुझे पता लगी कितनी आ गई बेटा r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ये वैल्यू उठा करके मैं इधर पुट करूंगा इसमें। देखो तो phi इक्वल टू q/r स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन और dx की जगह मैंने लिख दिया r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एक्स की जगह तो r tan थीटा था, तो एक्स स्क्वायर की जगह r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये बना। सॉल्व कर लेते बेटा, इसे बाहर लेकर के आएंगे तो बन जाएगा phi इक्वल टू q इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक r और बाहर आ गया, अपॉन में मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे लिखा, मैंने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब बेटा आर स्क्वायर 3/2 के अंदर से कॉमन आएगा तो पावर 1/2 कैंसिल, 3 बचेगा यानी r क्यूब आ गया बाहर होकर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। इस r क्यूब से तो r क्यूब को मार दिया। अब क्या काम किया जाए, कुछ नहीं बेटा, बड़ा आसान है तो सॉल्व करना। सो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई इक्वल टू आ गया अपने पास में q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सीकेंट स्क्वायर थीटा की अगर बात की जाएगी तो उसे तो मैं ऐसे ही लिखे रहने दूंगा, ये रहा सीकेंट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तो सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया कि पावर 3/2, 2 से 2 मरेगा, पावर 3 बचेगी, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, फाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, फाई इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सीकेंट क्यूब थीटा। एक स्क्वायर से ये मर गया, 1 अपॉन सीकेंट थीटा तो कॉस थीटा है। और बच्चे अब कूद कूद के कहेंगे कि सर ये बात तो अपने को पता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ा आसान बन गया काम, कॉस थीटा का तो इंटीग्रेशन सर मुझे पता है, कर लेते हैं यार इंटीग्रेशन। क्या आएगा ध्यान देना, कॉस थीटा का तो होता है बेटा साइन थीटा, सो फाई की वैल्यू आ गई कितनी, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया साइन थीटा। बच्चे कहेंगे सर लिमिट क्या लगाई जाए, मैं कहूंगा रुक जाओ थोड़ा, ध्यान देना, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मैं साइन थीटा की वैल्यू रखूं कुछ। अगर लिमिट की बात करूं तो ये जो रिंग है इधर की तरफ भी है और इधर भी है, यानी कि इधर -L/2 और इधर कितनी +L/2, तो लिमिट तो मैं लगाना चाह रहा हूं -L/2 से +L/2। सर यहां पर तो थीटा है, फिर माइनस डिस्टेंस वाली कैसे, यार ये अपना तरीका है, मैं थीटा के टर्म में नहीं, मैं डिस्टेंस के टर्म में से लिख दूंगा। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा, ध्यान देना, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी x अपॉन में √r² प्लस x²। बच्चे तो नोट्स बना ही रहे होंगे, उन्हें पता होगा मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा यहाँ पर कितना, q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर, यानी x अपॉन में r² प्लस x², लिमिट इज -L/2 से +L/2। सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बेटा, इधर करते रहो। पहले अपर लिमिट x की जगह लिखेंगे, यानी फाई इक्वल टू q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट क्या आएगी, x की जगह प्लस का L/2 अपॉन में √r² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस L/2 अपॉन में √r² प्लस L²/2 का होल स्क्वायर, यानी L²/4। ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, ऊपर L बचेगा, नीचे वैल्यू आ जाएंगे, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, q/2 एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में √4r² प्लस L², एलसीएम ले लिया, नीचे 4 है, 4 का रूट होगा 2 और वो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये बन गया, 2 से मैंने 2 को मार दिया, तो फ्लक्स की तो वैल्यू आ गई बेटा कितनी, q इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ √4r² प्लस L², ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरे ख्याल से कहानी बच्चों को क्लियर हो गई। तो बेटा कल जो अपन लोग पढ़ेंगे इसमें फ्लक्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में और सॉलिड एंगल के बारे में, और उससे आगे फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो, थैंक यू।